हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अवलोकन यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के परिचय का कंप्लीट नोट्स हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 क्लास में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में देखिए प्लेलिस्ट कंप्लीट दे रखा है, वहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे वीडियोस आ जाएंगे। अब जो हमने तैयार किया है उस चीज़ का टेस्ट करना की जरूरी है कि एक्चुअली में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो मैं लेकर आया हूं एक प्रैक्टिस सेट, यूनिट 1 से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन जो आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो एक एक करके इस सेट में आपको मिलेगा 40 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 से 40 क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए, आपके दिमाग में आंसर बैठा होना चाहिए, क्योंकि विद आंसर विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इस यूनिट से बनते हैं। टाइम खोटी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। टर्म है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर पूरी आर्थिक क्रियाएं एक एजेंसी यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट पर क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है। और आपको ऑप्शन दे रखा है कौन करता है, वो रेगुलेशन कौन करता है, उद्योगपति करते हैं, निजी फर्म करते हैं, सरकार या उपभोक्ता। तो आपका राइट आंसर होगा सी, दैट इज सरकार। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाएं सरकार के द्वारा ही की जाती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधन कैसे होते हैं। असीमित होते हैं मतलब अनलिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त। तो आपको पता होना चाहिए कि साधन हमेशा कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। तो वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर बी एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सभ्यता के विकास के साथ साथ आवश्यकताओं का क्या होता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ लोगों की आवश्यकताओं का क्या होता है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में इस खाली जगह पर आपको भरना है। विकास होता है, विनाश होता है, सर्वनाश होता है, ये सभी ध्यान में रखिएगा। अगर सभ्यता का विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों की आवश्यकता का भी क्या होगा, विकास होगा। तो यहां पर टर्म आएगा विकास। अब ये बात क्यों, क्योंकि पहले देखिए आदि मानव जंगलों में रहते थे, आदि मानव जंगलों में रहते थे, उनकी जरूरत है कि वो जानवरों की तरह रहते थे, जानवर गुफाओं में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे। अब धीरे धीरे उनके अंदर कल्चर डेवलप होता चला गया और उनकी अब आवश्यकताओं का विकास होता चला। पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर आग से पकाकर खाने लगे, फिर मसाला वगैरह डाल के खाने लगे, अब तो फास्ट फूड खाने लगे। तो ये विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। वही संबंधित नहीं होगा जो व्यक्तिगत नहीं होगा। देखिए, एक व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत का निर्धारण, देश की कीमत स्तर का उतार चढ़ाव, किसी एक फर्म का उत्पादन की मात्रा, एक उपभोक्ता। जहां जहां एक लिखा हुआ है वो व्यष्टि अर्थ से संबंधित है, यानी कि ए, बी और डी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, क्योंकि एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जा रहा है। केवल यहां पर देश, पूरे देश की बात होती है। तो यहां पर हम ऑप्शन चूज करेंगे सी, देश की कीमत स्तर का उतार चढ़ाव। निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत चरों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर जो 3 एग्जाम्पल और कोई नहीं दे रखा है, इसमें से कोई एक व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ जरूर होगा। तो कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक क्षेत्र ध्यान रखा, ये प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंदर तमाम क्षेत्र आ जाते हैं। बेरोजगारी पूरे देश के लोगों की बात होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कपड़ा उद्योग, जो केवल और केवल कपड़े की बात करते हैं, एक व्यक्तिगत उद्योग की बात करता है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से कार्य आर्थिक प्रणाली के हैं। आर्थिक प्रणाली के कार्य, आर्थिक प्रणाली जानते हैं जब आर्थिक क्रियाएं की जाती है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तु और सेवाओं का उपयोग किया जाता है, विनियोग किया जाता है, यह उपयोग सभी आपको बताना है आर्थिक प्रणाली। ध्यान में रखिएगा, उत्पादन, उपभोग और विनियोग तीनों ही आर्थिक प्रणाली के कार्य होते हैं, आर्थिक प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो ऑप्शन चूज करेंगे हम डी, हमारा राइट आंसर होगा डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र के कल्याणवादी विचारधारा संबंधित है किससे, यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित कल्याणवादी विचारधारा किसने दिया था। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो है जनमानस के कल्याण का अध्ययन करते हैं। मार्शल एडम स्मिथ, जेबी से रॉबिन से। तो आपका राइट आंसर होगा प्रोफेसर मार्शल, जो कि प्रोफेसर एडम स्मिथ के शिष्य माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन सरकार के द्वारा होता है, सरकार के अधीन होते हैं। इसको केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, पाकिस्तान में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो बचा चाइना। चाइना जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में अगर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो समष्टि के अंतर्गत सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो पूरे समूह के बारे में बताता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, उपरोक्त सभी। देखिए राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र की है, राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है। पूर्ण रोजगार यानी कि सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति से मिलकर बनता है। तो कुल की बात हो गई, कुल उत्पादन तो ऑलरेडी कुल ही है, टोटल है, तो इसका मतलब तीनों ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंग है। तो हम चूज करेंगे राइट ऑप्शन एज ए डी। उत्पादन कैसे किया जाए के चयन की समस्या। उत्पादन कैसे किया है, किसके चयन की समस्या, इसके अंतर्गत किस बात का अध्ययन किया जाता है, इस चीज के बारे में बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आवश्यकताओं की चयन की समस्या है, तकनीक के चयन की समस्या है, वितरण के चयन की समस्या है और साधन के चयन की समस्या है। तो आपको ध्यान रखना उत्पादन कैसे किया जाए, ये तकनीक के चयन की समस्या है। मतलब इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उत्पादन के लिए किस तकनीक का चुनाव किया जाए, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के तकनीक होता है, एक श्रम प्रधान और एक पूंजी प्रधान। दोनों में समन्वय बनाना, ये दोनों में से किस एक तकनीक का चुनाव करना आवश्यक होता है। इसलिए उत्पादन कैसे किया जाए तकनीक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब किस अर्थव्यवस्था में सरकार का आर्थिक क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेने में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब क्या नहीं होता है? इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा बाजार अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर हर एक आर्थिक क्रियाओं का निर्णय, कीमतों का निर्णय बाजार के अधीन होता है, वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। जबकि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाएं सरकार के द्वारा किया जाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार और सरकार दोनों मिलजुल कर आर्थिक निर्णय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण कौन सा है? व्यष्टि आर्थिक चर जहां पर एक चीज की बात होती है, थोक कीमत सूचकांक, राष्ट्रीय आय, बाजार मांग, समग्र। आपको अगर आपने क्लास 12 को अच्छे से पढ़ा है तो आपको सबको पता है कि ए, बी और डी ये तीनों ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंग है। तो मतलब यहाँ पर सब कुछ वही है जो क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो आपका राइट आंसर चूज होगा बाजार मांग। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाए जो आपकी क्लास 12 के एग्जाम में आया हुआ हो, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम कुछ अलग से नहीं होता है, वही होता है जो क्लास 11 12 में आप पढ़ के आए हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है किसमें? व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो बेरोजगारी का मतलब होता है कितने लोगों को कार्य नहीं मिल रहा है, कितने लोग, मतलब एक से ज़्यादा, जहाँ पर एक से ज़्यादा होता है वो समष्टिगत अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, सत्यता की जांच की भी जा सकती है और नहीं भी, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक का मतलब होता है जो हमारे सामने हो, क्या, क्यों, कैसे। जब क्या, क्यों, कैसे की बात होती है इसका मतलब सत्यता की जांच की जा सकती है, हमारे सामने अवेलेबल होता है, इसका प्रमाण होता है, इसकी जांच की जा सकती है। वह कथन जो कोई सुझाव देता है, वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता है कि वास्तविक कथन है, आदर्शात्मक कथन है, दोनों ही अभी ध्यान में रखिएगा। आदर्शात्मक कथन ये बताता है कि कोई चीज होना चाहिए, यानी कि सुझाव देता है। यहाँ पर क्वेश्चन है सुझाव नहीं देता है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए वास्तविक कथन। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? तथ्यों से, विचारों से, ये अभी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। आदर्शात्मक हमेशा सुझाव की बात करता है, यहाँ पर अर्थशास्त्रियों के विचारों की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर हम बी चूज करेंगे। तथ्यों की बात किया जाता है सकारात्मक अर्थशास्त्र यानी कि वास्तविक अर्थशास्त्र में। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन से हैं?
आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण है। संसाधन दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होता है सीमित होना। मानवीय आवश्यकता असीमित होना। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होना, या उपरोक्त सही। तो अब राइट आंसर होगा तीनों, क्योंकि तीनों ही आर्थिक समस्याओं के प्रमुख कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 18, संसाधनों की मुख्य विशेषता क्या होती है? संसाधन यानी कि साधन यानी कि धन, उत्पादन के साधन, कुछ भी कह सकते हैं। हमारी आवश्यकता की तुलना में वे दुर्लभ है, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि संसाधन एक तो सीमित होते हैं, उसके बावजूद उसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर चूज करेंगे सी, दैट इज ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्ट करने के लिए संसाधन कैसे होते हैं? सीमित, असीमित, शून्य, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, हमारी मानवीय आवश्यकता असीमित है, लेकिन हम सबको पता है कि हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है जो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन उस ज़रूरतों को पूरा करने के वाले हमारे जेब में, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं? लिमिटेड है, गिने हुए होते हैं। यानी कि संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए चूज करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, जब MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जाना जाता है इसको बेटा, सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर होता है और एक के बराबर होता है, तो PPC कैसा होगा? जब ये स्थिर होगा और PPC कैसा होगा? नीचे की ओर ढलान वाला एक नोतोदर वक्र होगा, एक क्षैतिज सीधी रेखा होगी, मूल बिंदु से समान दूरी पर एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को काटता हुआ नीचे की ओर ढलान वाला एक सीधी रेखा होगी, नीचे की ओर ढलान वाला एक नतोदर वक्र होगा। ध्यान में रखिएगा, अगर MRS स्थिर है, MRS में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक क्षैतिज सीधी रेखा के रूप में PPC होगा, क्योंकि हम पता है कि MRS स्थिर होने का मतलब होता है उत्पादन दो वस्तुओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर होगा बी, क्षैतिज और सीधी रेखा होगी PPC। जो नॉर्मली पता है कि PPC तभी लागू होता है जब MRS होता है, यानी कि एक वस्तु की उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी और ये धीरे धीरे नीचे को चढ़ता हुआ होगा, इस तरह से बनता है। 21, रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है अवसर लागत के कारण, कुल लागत के कारण, सीमांत अवसर लागत के कारण, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, रूपांतरण वक्र का आकार हमेशा सीमांत अवसर लागत के कारण परिवर्तित होता है। ये वो दर होता है जिस दर पर एक वस्तु की मात्रा में कमी होती है और दूसरी वस्तु की मात्रा में त्याग होती है। जब कुछ संसाधनों का प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है तकनीक के दिए होने पर, तब रूपांतरण की सीमांत दर कैसी होती चली जाती है? रूपांतरण की सीमांत दर जब 1 से 2 में जाती है तो ये धीरे धीरे हमारी कैसी होती चली जाएगी? ये धीरे धीरे घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा है। बढ़ती सीमांत अवसर लागत पर, घटती सीमांत अवसर लागत की स्थिति में, या स्थिर सीमांत लागत की स्थिति में। देखिए PPC एक सीधी रेखा तब होगी जब हमारी सीमांत अवसर लागत कैसी होगी? स्थिर होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जिसको हम बोलते हैं MRS। ठीक है, जब हमारा स्थिर होगा। संसाधनों की वृद्धि का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र का, अगर संसाधनों में वृद्धि होती है इसका मतलब होता है उत्पादन संभावना वक्र। मान लीजिए उत्पादन संभावना पहले ये है, हमारे संसाधनों में वृद्धि हो रही है, ये दाईं ओर सरकता है, बाईं ओर सरकता है, दाईं ओर घुमाव होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये जो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर सरक जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये दाईं ओर सरक रहा है। किसकी ओर? दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए। जिस भूमि का पर 80 टन गेहूं उत्पादन किया जाता है और 100 किलो चावल उत्पादन करने की अवसर लागत की, पहले 80 टन और ये 100 टन, तो बताना है कि 80 टन गेहूं उत्पादन किया जाए और 100 किलो यहाँ पर चावल उत्पादन करना है, तो ऐसे में अवसर लागत क्या होगा? 100 किलो चावल के उत्पादन के लिए अवसर लागत होगा 80 टन गेहूं, क्योंकि इसको हम छोड़ना पड़ेगा 100 किलो के उत्पादन करने के लिए। जब एक अर्थव्यवस्था PPC पर प्रचलन कर रही हो तो इससे प्रकट होता है कि संभावित उत्पादन वास्तविक से उत्पादन से ज़्यादा होता है, संभावित उत्पादन वास्तविक उत्पादन से कम होता है, संभावित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर होता है। यानी कि एक PPC पर, मतलब एक PPC के ऊपर बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है संभावित और वास्तविक उत्पादन दोनों ही एक समान है। ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होता है? एक सीधी रेखा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, मूल बिंदु का नतोदर। ध्यान रखिएगा, जब उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे कुछ इस तरह से बनता है, ये मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है, इसको बोलते हैं नतोदर होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 28, क्या उत्पादन करना है की समस्या किससे है? क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, ये केंद्रीय समस्या है। हर एक समस्या एक पार्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ है। जहां पर हमने पढ़ लिया था कि कैसे उत्पादन करना है, तकनीक के चयन की समस्या है। तो क्या उत्पादन क्या क्या किससे होगा? आय का वितरण, वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य और वस्तुओं की सेवा के चयन। तो क्या उत्पादन इस बात को तय करता है कि लोगों की आवश्यकता के लिए किस वस्तु का, सेवाओं का उत्पादन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, वस्तु एवं सेवाओं के चयन से। निम्नलिखित में से कौन सा कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से संबंधित है? कैसे उत्पादन किया जाए, थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन आया था, दोबारा रिपीट हो गया है। तो यहां पर यह समस्या तकनीक के चयन से संबंधित है। माइक्रो शब्द जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, मतलब किस भाषा का शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन और अंग्रेजी। तो आपका राइट आंसर होगा ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान कहने वाले थे एक महान हस्ती जिनको हम अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं, एडम स्मिथ। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था रैगनर फिश ने, क्योंकि रैगनर फिश ने ही इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा था, अलग अलग वर्गों में। एक था माइक्रो और दूसरा था मैक्रो। तो इन्होंने ही माइक्रो और मैक्रो वर्ड दिया था, रैगनर फिश। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पादन के लिए किस चीज का प्रयोग नहीं होता है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। भूमि, श्रम और पूंजी तीनों ही साधन है, जबकि मुद्रा जो है एक माध्यम है, दैट इज मनी, एक माध्यम है एक्सचेंज करने का। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला वक्र है उत्पादन संभावना वक्र, जहाँ पर दो वस्तुओं के सीमित संसाधनों के आधार पर उत्पादन की विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है, इसलिए आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला वक्र कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र को। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? कीमत तंत्र यानी कि बाजार के आधार पर किस अर्थव्यवस्था में इस निर्णय लिया जाता है कि जहां पर पूर्ति और मांग को सर्वोपरि रखा जाता है, और उसको बोलते हैं समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित और निर्मित। तो राइट आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। भैया तीनों ही सही है, जब तीनों सही है हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है, जहां पर इस बात का चुनाव किया जाता है कि हम सीमित साधनों के दिए गए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कैसे करें। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है समस्याओं का चयन किया जाता है। किसने कहा था? आंसर होगा प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था। इसलिए रॉबिन्स की विचारधारा को दुर्लभता संबंधी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, जो बताता है कि साधन सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं? व्यष्टि, समष्टि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कीमत सिद्धांत की जब भी बात होती है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। अगर क्वेश्चन बनता है सामान्य कीमत स्तर, तो आपको आंसर होना चाहिए समष्टि अर्थशास्त्र। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस प्रैक्टिस सेट का, यूनिट 1 का। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक क्रियाएं या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तु की कीमत निर्धारण करते हैं, साधन के कीमत का निर्धारण भी करते हैं, आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपको किस तरह से, कोई कमी है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, या फिर आपको कुछ अलग तरह की क्लास चाहिए, किस तरह की क्लास चाहिए, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, ताकि उनको भी COT की अच्छी से प्रिपरेशन हो सके। अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, जल्दी अकाउंट और बिजनेस से रिलेटेड भी क्लास में लेके आने वाला हूँ। थैंक यू एंड बाय।